10 की दौड़ की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। स्टार कवयित्री अनामिका अंबर ने बड़ा आरोप लगाया है। बिहार के सोनपुर मेले में अनामिका अंबर को कविता पढ़ने से रोकने का आरोप लगा है। सोनपुर मेले में बुलाकर नहीं पढ़ने दी गई कविता, यह आरोप लगा रही है अनामिका जैन अंबर। बाकी कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। बिहार के सोनपुर मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें यूपी में बाबा गाने वाली अनामिका अंबर को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्हें कविता पढ़ने से रोक दिया गया। अनामिका अंबर ने आरोप लगाया कि उन्हें मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। प्रशासन के लोगों ने बताया कि ऊपर से दबाव है। क्या आरोप लगा रही है, दिखाते हैं आपको। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया, और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और कवियों को, जब कवि सोनपुर पहुँचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुंचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत, यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत निराशा हुई है, बहुत दुख हुआ है कि क्यों सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा यहाँ, क्यों मुझे मंच पर जाने से रोका गया। मेरी कौन सी बात से उन्हें क्या डर लगने वाला था, मेरी कौन सी कविता उन पर कौन सा प्रभाव डालने वाली थी कि उन्होंने मुझे मंच पर, या मैंने ऐसा क्या ऐसा पढ़ा है कि जिसके कारण उनको ये डर था कि मैं कुछ ना कह दूं। तो मुझे मंच पर कल कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने से रोका गया, मंच पर जाने से रोका गया। बहुत आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट। प्रयागराज में डॉक्टर के फ्लैट में महिला केयरटेकर का शव मिलने की खबर आ रही है। महिला केयरटेकर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की भी आशंका है। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया है। फ्लैट मालिक डॉक्टर पर हत्या का शक है। महिला केयरटेकर की गला दबाकर हत्या की गई है। दुष्कर्म भी किए जाने की आशंका है। प्रयागराज से बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया है। फ्लैट मालिक डॉक्टर पर ही महिला की हत्या का शक जताया जा रहा है। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच इसका पोस्टमार्टम किया है। केयरटेकर का, महिला केयरटेकर की गला घोंटकर हत्या की गई थी। इधर लखनऊ के केजीएमयू में दवा चोरी करने के आरोप में 5 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। बड़ी खबर। दवा चोरी करके निजी मेडिकल स्टोर में बेचने का आरोप है इन कर्मचारियों के ऊपर। दवा चोरी की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है। 29 नवंबर को दवा चोरी करके ये दवा चोरी का काम हुआ वहां पर, और इस मामले की जांच रिपोर्ट अब ये कमेटी आगे सौंपेगी। केजीएमयू का मामला है। दवा चोरी करने के आरोप में एक्शन लिया गया है। 29 नवंबर को दवा चोरी की गई, जो उसकी जांच रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी 29 नवंबर की तारीख में, और ये केजीएमयू में दवा चोरी का मामला है। लखनऊ से बड़ी खबर। केजीएमयू में दवा चोरी की गई। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, वो ज्यादा रोशनी डालेंगे इस चोरी की वारदात और इससे जुड़े घटनाक्रम पर। बताइए विवेक, क्या सूचना मिल रही है आपको?
जी देखिए, 5 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं, जिसमें जो पूरा गैंग है, यानी केजीएमयू की जो हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड होता है, वहां से दवाएं चोरी करके ये निजी मेडिकल स्टोर में बेचते थे। और कई ऐसे मेडिकल स्टोर भी चिन्हित किए गए हैं जो जहां दवाई बिकती थी केजीएमयू की, जो बाहर से जो लिखी जाती थी वो दवाएं, वो मरीजों को देने के बजाय चोरी करके बाहर बेची जाती थी। उसमें जो फार्मेसी के लोग हैं, यानी गांधी वार्ड जहां पर मरीज भर्ती होते हैं, फार्मेसी के कर्मचारी हैं, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के कर्मचारी हैं, और जो संविदा कर्मी हैं वो भी शामिल हैं, ट्रामा सेंटर के कुछ कर्मचारी हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसएन शंखवार, उनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों की कमेटी बनी है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच करके 29 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी इस बात को उठाते रहे और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है कि केजीएमयू में कैसे इतना बड़ा गड़बड़ी हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ। एचआरएफ की जो फार्मेसी है, और इससे पहले भी मई में भी ऐसा घोटाला सामने आया था, जब एचआरएफ की फार्मेसी में जो दवाएं होती हैं उसके खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा हुआ था। दवाओं की दलाली में कई लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें मई में भी 2 कर्मचारियों को हटाया गया था और 6-7 कर्मचारी और थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसमें ज्यादातर संविदा कर्मचारी हैं और 22 कर्मचारियों को ट्रांसफर भी किया गया था और लाखों रुपए की दवाएं कमीशन लेकर ये बाहर बेच रहे थे। इतने गंभीर मामले, यानी मई और अभी नवंबर, अगर बात करें तो 6 महीने में ही लगातार दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया है। और ये गड़बड़ियां तब पता चली जब स्टॉक की जांच की गई, दवाओं का स्टॉक जब जांचा जा रहा था, तब ये दवाएं गायब मिली, गड़बड़ मिली। कहीं उनकी मात्रा कम थी तो कहीं फर्जी तरीके से कागजों में हेरा फेरी करके उनको दिखाया गया था, बांटा गया था। यानी जो दवाएं सर्दी जुकाम की दवाओं को अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं किसी मरीज को, तो उसकी जगह गंभीर दवाएं, बीपी और जो कैंसर की दवाएं हैं वो निकाली गई उन पर्चों पे। इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। यानी ये पूरा मामला जो सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है, बहुत सारा पूरा एक रैकेट काम कर रहा है। बिल्कुल। और इस रैकेट के जो अब इसमें विवेक जो जांच कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसका इंतजार करना होगा कि वो क्या कहती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच पहाड़ से मैदान तक हादसों की तस्वीर सामने आई है। कहीं चलती कार जल गई, कहीं ट्रक जलकर राख हो गया, पहाड़ में कार खाई में गिर गई और मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक जलकर राख हो गया। जौनपुर में सड़क पर ही कार जल गई। बिजनौर में 2 कारों में टक्कर हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इधर बस्ती में बाइक सवार एक ट्रक में घुस गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नैनीताल में एक पुलिसकर्मी हादसे के बाद खाई में गिर गया। हादसे की ये अफसोसनाक दुखद तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। अगली बड़ी खबर हमीरपुर से है। तेज रफ्तार इको वैन ने 2 ऑटो में टक्कर मार दी है और इस टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक पर जा गिरी इको वैन। ये बड़ी खबर। हादसे में करीब 6 लोग जख्मी हुए और इसमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है और पुलिस इको वैन चालक की तलाश में जुटी हुई। शराब के नशे में यह इको वैन ड्राइवर बताया जा रहा था। हमीरपुर के मौदा कोतवाली इलाके की घटना है। हादसे में 6 लोग जख्मी और इसमें 3 की हालत नाजुक। अगली खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से है। वहां पर आम्रपाली लेजर वैली में 1 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। एक निजी कंपनी के फाइनेंस कंट्रोलर के घर 1 करोड़ की चोरी की खबर है। गहने और कैश से भरी तिजोरी उठाकर चोर ले गए। 40 लाख रुपए कैश था और 60 लाख रुपए के गहने थे, चोर उड़ा ले गए। बताया जा रहा है कि जब चोर तिजोरी को गाड़ी में रख रहे थे तो गाड़ी का शीशा टूट गया और घंटों तक हाईटेक विला हाउस में चोर रहे। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। चोरी के बाद अब घर की हालत देखिए। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बड़ी चोरी, गहने और कैश 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली लेजर वैली से। इधर बिजनौर में 2 करोड़ 43 लाख रुपए के गबन के मामले में एक्शन हुआ है। वाणिज्य कर के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर रामचंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया है। ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा। बीते दिनों लखनऊ में तैनात डिप्टी कमिश्नर मुन्नीलाल भी गबन के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। डीजी ईओडब्ल्यू आरके विश्वकर्मा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। गबन का मामला बड़ा था, 2 करोड़ 43 लाख रुपए का बिजनौर में,
और इसी मामले में वाणिज्य कर के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर रामचंद्र सिंह गिरफ्तार किए गए हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा। रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया ईओडब्ल्यू के द्वारा। 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है ईओडब्ल्यू की टीम को। बड़ी खबर। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। रामपुर में होने वाले उपचुनाव का संग्राम अपने शबाब पर आ चुका है, शबाब पर पहुंच चुका है और शुक्रवार को सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में रात में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े आजम खान। पैदल जनसंपर्क कर रहे थे और सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए वोट मांगे उन्होंने। एबीपी गंगा से खास बातचीत में आसिम राजा ने कहा कि हम जनसंपर्क कर रहे हैं क्योंकि बड़े रोड शो और सभाओं से कुछ नहीं होता, असली ताकत जनता के हाथ में। हम अपनी बदली हुई रणनीति से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा साहब हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आसिम राजा साहब, ये बताइए, इस बार देखने को ये मिल रहा है रामपुर में कि आप चुनाव प्रचार का तरीका बिल्कुल बदल चुके हैं। खामोशी से निकलते हैं, किसी को पता नहीं रहता कि आप और आजम खान साहब कहाँ किस इलाके में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। क्या है ये रणनीति इस बार की चुनाव प्रचार की आपकी? रणनीति तो हमारी हमेशा यही रहती है कि जनसंपर्क। आजम खान साहब की 40-45 साल की राजनीति है, शहर उनका है, रामपुर के लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बतें हैं, हर आदमी से संपर्क है आजम खान साहब का। लोगों से मिलना जुलना, वोट मांगना, यही इलेक्शन का हमारा हमेशा तरीका रहा है। आज भी पहले आमतौर पर देखने को मिलता था, बड़ी बड़ी सभाएं आप लोग करते थे, रोड शो भी करते थे, लेकिन इस बार वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से। सभाएँ भी, अभी तो टाइम है, अगर ज़रूरत पड़ी सभाएँ भी होंगी। अभी तो जनसंपर्क चल रहा है, पब्लिक मीटिंग भी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आज रोड शो किया, सभाएं भी कर रहे हैं वो लोग, ताकत अपनी दिखा रही है भाजपा यहाँ पर, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? पार्टी अपनी ताकत दिखाए, उससे क्या होता है? ताकत तो जनता के पास है, जनता के दिल में ताकत है। आजम खान का शहर है, 10 बार विधायक रह चुके हैं, रामपुर के लोगों के दिलों में बसते हैं, हिंदू मुसलमान सिख सबके दिलों में बसते हैं। यहाँ काम है आजम खान साहब के। आप लोगों से अकेले जाकर के मिल रहे हैं, अलग अलग? हमने देखा कि आजम खान साहब अलग एक कार से जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से पता चल पाता है कि कहाँ किस मोहल्ले में है। आप अलग, पूरे दिन हमने आपको तलाश किया, तब आप मिले, कोई भीड़ नहीं, कोई भड़ाका नहीं। ये क्या रणनीति इस बार आपने अपनाई है और क्या लगता है आपको कि इस बार कितनी बड़ी जीत आप इस रणनीति के तहत करेंगे? नहीं, जीत तो आजम खान साहब की होगी। आजम खान साहब की परंपरागत सीट है उनकी, 10 बार विधायक रह चुके हैं, लोगों के दिलों में आजम खान है। आजम खान साहब की जीत होगी। स्ट्रेटेजी तो इलेक्शन की अपनी अपनी होती है। इस तरह से वो 10 बार इस सीट से जीते हैं, उसी का लाभ इनको एक बार फिर मिलेगा और इस बार भी समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करेगी। वैदुर रहमान, एमपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात में आज भी चुनावी दौरा है। गुजरात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वो धुआंधार प्रचार करेंगे। गुजरात के सोमनाथ और गरियागर में वो चुनावी सभा करेंगे। सावरकुंडला और वीरमगाम में भी मुख्यमंत्री योगी की चुनावी सभाएं होंगी आज। गुजरात में राजनीतिक रूप से सक्रिय है इस चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धुआंधार प्रचार होगा। तो यूपी के सीएम योगी की गुजरात में 3 रैलियां हैं। आइए आपको कुछ और तथ्य जो इस प्रचार से जुड़े हैं आपको बताते हैं। चौथी बार आज गुजरात में चुनावी सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सोमनाथ, भावनगर, अमरेली में उनकी जनसभाएं होंगी। सोमनाथ विधानसभा में उनकी पहली रैली होगी। जी, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वहीं पर है। मानसिंह परमार के समर्थन में वहां पर वो रैली करेंगे। इसके अलावा भावनगर के गरियाधर में उनकी दूसरी जनसभा होगी। केशु भाई, हिरजी भाई, नाकरानी के समर्थन में भी आज वो रैली करेंगे और अमरेली के सावरकुंडला में उनकी तीसरी रैली होगी। इसके अलावा महेश कसवाला के समर्थन में उनकी रैली होगी। अहमदाबाद के वीरमगाम में रोड शो करेंगे। हार्दिक पटेल के पक्ष में रोड शो करेंगे। हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पक्ष में रोड शो करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये है आज गुजरात में उनका चुनावी कार्यक्रम, उनकी रैलियों का, उनके रोड शोज का।
और एक बार फिर गुजरात के लोगों के बीच होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले आप देखिए 18 नवंबर को उनकी रैलियां थी और फिर आपको हम ये भी बता रहे हैं कि जब उन्होंने रैलियां की तो उसके परिणाम क्या निकले। मोरबी, भरूच और सूरत में 18 नवंबर को उन्होंने रैली की, 21 नवंबर को छोटा उदेपुर, खेड़ा और पोरबंदर में रैली की और आज फिर से उनकी रैलियां और रोड शो भी गुजरात में। आज योगी गरजेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में। रैली और रोड शो, और आज तो हार्दिक पटेल के पक्ष में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली रैली उनकी सोमनाथ में होगी और वहां पर मानसिंह परमार के पक्ष में वो रैली करेंगे, चुनावी सभा करेंगे। दूसरी रैली गरियाधर में, भावनगर में और वहां पर वो केशुभाई हिरजी के पक्ष में जनसभा करेंगे। तीसरी रैली सावरकुंडला में, अमरेली में। यह है मुख्यमंत्री की रैलियों का कार्यक्रम गुजरात में। रोड शो उनका विरमगाम, अहमदाबाद में। 3 रैलियां आज मुख्यमंत्री योगी की गुजरात में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।